पिछले साल भारतीय सेना ने आतंकवादियों के लॉन्च पैड को सर्जिकल स्ट्राइक द्वारा बाधित कर दिया था। वो वास्तविक नियंत्रण रेखा के बहुत करीब थे। आतंकवादी इस लॉन्च पैड से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं। ऐसी जगहों पर सेना ने आतंकियों को सर्जिकल स्ट्राइक करके मार दिया था। इसमें हमारे सभी सोल्जर्स सुरक्षित रूप से भारत लौट आए। ऐसी कार्रवाई सेना द्वारा केवल नियंत्रण रेखा के पास ही की जा सकती है, क्योंकि उन्हें आतंकवादी ठिकानों को तोड़कर अपने क्षेत्र में जल्दी वापस आने की आवश्यकता होती है। हालांकि इस समय हमने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान पर हवाई हमला किया। पहले से ही सर्जिकल स्ट्राइक पास के आतंकवादियों के लॉन्च पैड को बाधित करने के लिए किया गया था। उन्होंने सोचा कि संभव है भारत पुलवामा में हमले के बाद उसी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। इस संभावना के लक्ष्य को निर्धारित करना बहुत आवश्यक था। वायुसेना की विशेष विशेषताएं हैं जो सेना और नौसेना के पास नहीं है। उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सभी ऑब्स्टेकल्स को मार के आगे जाना होगा। ये दल देश की सीमाओं के भीतर लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक लक्ष्यों तक सीधे नहीं पहुंच सकती है। यह केवल वायुसेना द्वारा किया जा सकता है। वायुसेना के पास उड़ान के बाद सीधे निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता है। पुलवामा हमले के जवाब में भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आतंकवाद के प्रशिक्षण केंद्रों को निशाना बनाने का निर्णय लिया गया था। हालांकि ये लॉन्च पैड जैसे नियंत्रण केंद्र के पास नहीं थे, जबकि यह बहुत घने जंगलों में था। सरकार ने लक्षित ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमलों का उपयोग करने के लिए वायुसेना भेजने का फैसला किया। वायुसेना बहुत चुस्त होती है। थोड़े समय में इन लड़ाकू विमानों को एक निश्चित लक्ष्य पर उड़ान भरते हुए आकाश में देखा जा सकता है। उनका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। वायुसेना में जमीन, जंगल, ऊंचे पहाड़ों जैसी किसी भी भूमि में लड़ने की क्षमता है। टैंक, उनकी कुछ सीमाएं हैं। वे किसी विशेष भार से अधिक विस्फोटक को मारने के लिए तकनीकी रूप से संभव नहीं है, लेकिन एयर स्ट्राइक में इस्तेमाल होने वाले मिराज 2000 में हमने अपने लक्ष्य पर 2000 पाउंड के बम को केवल 10 सेकंड में मारा, जिससे दुश्मन को बड़ा झटका लगा। यह झटका प्रभाव केवल वायुसेना द्वारा प्रदान किया जा सकता है। इसके अलावा हमने पाकिस्तान को प्रत्यक्ष संदेश दिया है कि हम पुलवामा हमले के लिए कितने गंभीर हैं। 1971 के युद्ध में भारत ने वायुसेना का इस्तेमाल किया था। पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करते समय और उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पश्चिम मोर्चे पर वायुसेना का प्रभावी उपयोग किया था। बाद में 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल में वायुसेना का उपयोग किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नियंत्रण रेखा पार नहीं करने का निर्देश दिया था। इसलिए 1971 के बाद पहली बार भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान के आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्रों पर हमला किया। युद्ध या हवाई हमले जैसे अभियानों में सभी 3 दिनों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण है। इस अभियान में भी यह निश्चित रूप से था। मिराज 2000 लड़ाकू विमान और वायुसेना जो पाकिस्तान के आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्रों पर हमला करने के लिए लॉन्च किए गए थे, एक दूसरे के संपर्क में थे, लेकिन साथ ही साथ सेना और नौसेना भी सतर्क थे। खुफिया एजेंसियां इस बारे में सटीक जानकारी हासिल करने की कोशिश करती है कि वे आतंकवादी ठिकानों पर हमला ठीक कहां से करें, क्योंकि हमला करने वाले स्थान पर आतंकवादी होने चाहिए। यह काम बिना इंसान के नहीं हो सकता। बालाकोट, मुजफ्फराबाद और चौकोटी के लक्ष्यों को इस पद्धति द्वारा निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है और सेना की मदद के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसमें उपग्रह इमेजरी भी होती है। यदि हमला रात में किया जा रहा है तो उस क्षेत्र की पहाड़ियाँ कैसी है, रात को वे कैसे दिखते हैं, क्या यह हमले के आसपास कोई गांव या शहर है, ये सब विस्तार से देखा जाता है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हमला दूसरी जगहों पर ना हो। लक्ष्य निर्धारित होने के बाद आतंकवादियों के प्रशिक्षण केंद्र पर सटीक हमले कैसा करना चाहिए, इसकी तैयारी करना आवश्यक होती है। प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कैसे किया जाता है, यह कितना मजबूत है, कौन सा बम यह प्रभावी होगा, ये डिसाइड किया जाता है। कुछ बम सतह पर गिरते हैं, कुछ बम जमीन के ऊपर ही फटकर फैलते हैं। इसकी वजह से बहुत ट्रूप्स को नुकसान पहुंच
जाता है। कुछ बम जमीन में घुसकर फट जाते हैं। ऐसे बमों का इस्तेमाल दुश्मन के बंकरों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें आतंकवादियों के प्रशिक्षण केंद्र का मुकाबला करने के लिए कौन सा बम इस्तेमाल करना चाहिए इस पर भी चर्चा की गई होगी और तब लेज़र गाइडेड बम का उपयोग करने का निर्णय लिया गया होगा। मिराज 2000 और सुखोई 30 लड़ाकू विमान में 1000 किलोग्राम के बम ले जाने की क्षमता है। उनमें से उन्होंने मिराज 2000 को हमला करने के लिए चुना, जबकि सुखोई का इस्तेमाल हमले के दौरान हवाई रक्षा के लिए किया गया था। विमान को हवा में इस्तेमाल करने के लिए और उसमें ईंधन डालने के लिए एवैक मतलब एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम की आवश्यकता है। इस हमले के दौरान एडवांस अर्ली वार्निंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसी समय दुश्मन के रडार इमेजिंग सिस्टम को जैम करने के लिए कुछ विमानों को शामिल किया जाता है और इसके अलावा दुश्मन को गुमराह करने के लिए दुश्मन के अलग अलग लक्ष्यों की ओर अलग अलग विमान उड़ रहे होते हैं, ताकि दुश्मन को यह पता न चले कि हमला कहाँ से हो रहा है। लक्ष्य तय किया जाता है, तंत्र भी आ जाता है। अब आगे की स्टेज होती है जिसे हम कहेंगे आक्रामक अभ्यास। उसमें हमलावर साइट का प्रारूप उठाया जाता है। लक्ष्य की तस्वीर, 3D इमेज, सैटेलाइट इमेजरी और मानव निर्मित निरीक्षणों की एक तस्वीर पायलटों को हमला करने के लिए डिज़ाइन की जाती है, क्योंकि उस पर ट्रेनिंग कर सके। तब उनको उस प्रारूप पर बम फेंक कर वापस आना होता है केवल 20 सेकंड में। इसमें पहाड़ है और दुश्मनों को रडार सिस्टम में न दिखते हुए वापस आने की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद एयर स्ट्राइक किया जाता है। 4 सुखोई हमले के लिए अग्रणी थे और उन्होंने बमबारी करने वाले मिराज 2000 के मार्ग को साफ कर दिया। लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल करते हुए आतंकवादियों के प्रशिक्षण केंद्र को तबाह कर दिया गया। लड़ाकू विमान अपने निशाने पर लेजर किरण डालते हैं। उस लक्ष्य पर पड़कर वो लेजर किरण लौटते हैं और बमबारी की जाती है। कभी कभी अन्य विमान पर लेजर ले जाते हैं और फिर हमलावर विमान के अनुसार बमबारी की जाती है। हम सिर्फ आतंकवादियों के प्रशिक्षण केंद्र को ही हटवाना चाहते थे। हम नागरिक आर्मी पर हमला नहीं करना चाहते थे, इसलिए सटीकता की जरूरत थी। इसे हासिल करने के लिए लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया गया। हम दिखा सकते हैं कि सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक में आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन एयर स्ट्राइक ऊपर से होने के कारण जमीन पर क्या हुआ इसके बारे में उत्सुकता जरूर होगी। इस वजह से विमान हटाने के बाद क्या हुआ ये नोट करने के लिए विमान का अपना कैमरा होता है और अनमैन्ड एरियल व्हीकल के जरिए भी अंधेरी रात में जमीन के 20-30 हज़ार फीट की दूरी पर एक तस्वीर ली जा सकती है। और इसी तरह से हमने अपना सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 मिशन कामयाबी से पूरा किया। और दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का एक और भी मकसद है। हमारी WW यानी कि व्हाट यू वांट ये जो सीरीज़ है, इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा महाअध्याय जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ वेपन्स, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे जंग में यूज़ किए हुए हर एक वेपन की, जिसकी शुरुआत तो करेंगे हम तलवार से और जर्नी खत्म होगी आज के घड़ी के मोस्ट एडवांस वेपन तक। तो दोस्तों, स्टे ट्यून टू आवर क्रिएटिव कट्टा चैनल। अब इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपका इंतज़ार कर रही है। सो वंस अगेन थैंक यू एंड जय हिंद।